हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एडवोकेट समीर अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एपीओ को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को शुरू किया है, जो चल रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसकी नियमित वीडियोस आ रही हैं। इससे पहले हमने धारा 1 को, 2 को, धारा 1, 3, 4 को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे धारा 5 की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में किस बारे में प्रावधान किया गया है। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस धारा को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि 3 मूलभूत सिद्धांत हैं जिन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आधारित है। पहला सिद्धांत है कि मामले को विवादक एवं सुसंगत तथ्यों तक सीमित होना चाहिए। यानी कि मामला जो है वो कहां तक सीमित होना चाहिए? विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों तक सीमित होना चाहिए। विवादक तथ्य क्या हैं, सुसंगत तथ्य क्या हैं, इसे हमने पहले विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश की थी, इस पर चर्चा की गई थी। अगर जो किसी को समझना है कि विवादक तथ्य क्या है, सुसंगत तथ्य क्या है, तो वो पिछली वीडियोस को जाकर देख सकता है। पहला आधारभूत सिद्धांत जो है ये वो है कि मामले को विवादक एवं सुसंगत तथ्यों तक सीमित होना चाहिए। यानी कि मामला जो है कहां तक सीमित होना चाहिए? विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य तक सीमित होना चाहिए। दूसरा आधारभूत सिद्धांत है कि न्यायालय के समक्ष सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। यानी कि न्यायालय के सामने कैसा साक्ष्य पेश किया जाएगा? सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाएगा। यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि न्यायालय के सामने सबसे अच्छा साक्ष्य प्रस्तुत हो, यानी कि सर्वोत्तम साक्ष्य को पेश किया जाना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत है अनुश्रुत साक्ष्य, यानी कि सुनी सुनाई बातों का अपवर्जन किया जाना चाहिए। तो हमने यहां पर देखा कि 3 सिद्धांत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत तो यह है कि मामले को विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य तक सीमित होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यह है कि न्यायालय के समक्ष सर्वोत्तम साक्ष्य को पेश किया जाना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत है कि अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन किया जाना चाहिए। जो पहला मूलभूत सिद्धांत है कि मामले को विवादक एवं सुसंगत तथ्यों तक सीमित होना चाहिए, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पहला सिद्धांत धारा 5 में समाहित है। ये वाला जो सिद्धांत है कि मामले को विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य तक सीमित होना चाहिए, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो ये मूलभूत सिद्धांत है पहला, इस सिद्धांत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में समाहित किया गया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 क्या कहती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 को जब हम पढ़ेंगे तो वो कहती है हर वाद या कार्यवाही में, चाहे तो वाद हो या कार्यवाही, यानी कि जहां पर वाद शब्द आएगा इसका मतलब है सिविल की ओर डिनोट कर रहा है ये, और कार्यवाही क्रिमिनल की ओर, कि हर वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। क्या कहा कि हर वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। यानी कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का एविडेंस दिया जा सकेगा, किस चीज के? फैक्ट इन इशू का और रेलेवेंट फैक्ट का। तो धारा 5 ने बहुत सीधी सी बात कही कि हर वाद या कार्यवाही में काय का साक्ष्य दिया जाएगा? या तो विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का, या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। यानी कि बहुत सीधी सी बात कही कि किसी वाद या कार्यवाही में किसका साक्ष्य दिया जाएगा?
विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। आगे कहा किन्हीं अन्यों का नहीं, किन्हीं अन्यों का नहीं। यानी कि इन शब्दों ने किन्हीं अन्यों का नहीं, किन्हीं अन्यों का नहीं साक्ष्य प्रस्तुत करने की सीमा को ही निश्चित कर दिया कि साक्ष्य किस चीज का प्रस्तुत करोगे, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये वाली बात कह दी गई। यानी कि इसे और आसान भाषा में शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सीधी सी बात कही कि किसी भी वाद या कार्यवाही में सिर्फ और सिर्फ विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। इसके अलावा और कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। सिर्फ विवादक तथ्य साक्ष्य जो सीमित होगा कहां तक होगा, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व तक सीमित होगा। किस चीज का साक्ष्य दिया जाएगा, हर वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किन्हीं अन्यों का नहीं। अब हमें यह समझना चाहिए कि किसी वाद या कार्यवाही में सिर्फ विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य क्यों दिया जा सकेगा। तो इसका कारण यह है कि मामला अगर जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों के अलावा भी अगर जो साक्ष्य देने की परमिशन दे दी गई तो मामला अनवरत चलता रहेगा, नियमित रूप से लगातार चलता रहेगा और इससे पक्षकारों को हानि होगी, यानी कि मामले का निस्तारण नहीं होगा। अगर जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों के अलावा किन्हीं और भी तथ्यों का साक्ष्य देने की परमिशन दे दी जाए, परमिट कर दिया जाए या अनुज्ञात कर दिया जाए तो क्या होगा कि मामला अनवरत चलता रहेगा, मामले का निपटारा ही नहीं होगा और इससे जो है पक्षकारों को हानि होगी। तो साक्ष्य को विवादक तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व तक और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व तक जो सीमित रखा, इसका पहला कारण है शीघ्र निस्तारण। अगर जो साक्ष्य जो है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व तक सीमित होगा तो इससे क्या होगा, शीघ्र निस्तारण हो जाएगा, जल्दी से जल्दी निस्तारण हो जाएगा। और फिर एक दूसरी चीज थी कि साक्ष्य प्रस्तुत करने की सीमा को निश्चित करना। दो कारण हैं जिनकी वजह से जो है क्या कहा कि यह कह दिया गया कि साक्ष्य जो दिया जाएगा विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जाएगा। फिर मैंने साथ साथ ये भी बता दिया कि अगर जब विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों से अन्य तथ्यों का साक्ष्य देने की परमिशन दे दी जाए या अनुज्ञा दे दी जाए तो क्या होगा कि मामला अनवरत चलता रहेगा, मामले का निस्तारण नहीं होगा और जिससे कि पक्षकारों को हानि होगी। धारा 5 को हम धारा 136 के पैरा 1 के साथ पढ़ेंगे। क्यों? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के पैरा 1 के साथ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि धारा 136 के पैरा 1 में वो मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं, वो मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि नियम बताए गए हैं जिससे धारा 5 को लागू किया जा सकता है। यानी कि धारा 136 के पैरा 1 में जो है धारा 5 के लागू होने के लिए मार्गदर्शक नियम बताए गए हैं। तो धारा 136 का पैरा 1 कहता है कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, विवाद के जो दो पक्षकार होंगे, दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रार्थना करता है। यानी कि दोनों में से कोई भी पक्षकार जो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रार्थना करता है तो न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह पक्षकार से पूछे, जो पक्षकार साक्ष्य को प्रस्तुत करने की प्रार्थना कर रहा है उससे पूछे कि जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, आप जो साक्ष्य न्यायालय के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं उससे जो तथ्य साबित होगा, जो साक्ष्य आप
किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो साक्ष्य आप प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे जो तथ्य साबित होगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 के बीच कहां तक सुसंगत होगा, समझ लें। यानी कि 136 के पैरा 1 में यह कहा गया है, एक ड्यूटी बताई गई है कि विवाद के जो भी पक्षकार हैं, दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार जब न्यायालय के सामने कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रार्थना करता है तो न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि जो पक्षकार न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है उससे पूछे कि आप जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हो और इस साक्ष्य प्रस्तुत करने से जो तथ्य साबित होगा वो तथ्य धारा 6 से लेके 55 तक, धारा 6 से लेके 55 के बीच कहां सुसंगत होगा। धारा 6 से 55 के बीच जो उनसी धाराएं दी गई हैं, ये धाराएं जो हैं जहां पर सुसंगति के बारे में बताया, तो आप बताएं कि ये कौन सी धारा के अंदर जो है वो सुसंगत होगा। यदि पक्षकार उत्तर दे देता है तो न्यायालय साक्ष्य ग्रहण करेगा। अगर जो पक्षकार उत्तर दे देता है जी मैं जो ये साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं ये साक्ष्य अधिनियम की इस धारा के अंदर सुसंगत है, तो न्यायाधीश क्या करेगा, उस साक्ष्य को जो है ग्रहण करेगा। अन्यथा और अगर जो पक्षकार जो है उत्तर नहीं दे पाता, उत्तर देने में असमर्थ रहता है या ये चीज बताने में असमर्थ होता है कि जो वो साक्ष्य को पेश कर रहा है वो साक्ष्य धारा 6 से 55 तक की धाराओं के बीच में कि कौन सी धारा के अंदर सुसंगत होगा, अगर जो इसे बताने में असमर्थ है तो न्यायालय उस साक्ष्य को ग्रहण करने से इनकार कर सकता है। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो धारा 5 है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की रीढ़ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की रीढ़ है। तो उम्मीद करता हूं इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा, इसलिए लगातार बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।